तो गाइज आज का ये जो हमारा गेस्ट टॉक है, हमारे साथ हैं मंजीत तिवारी जी, जो हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं। और हम लोगों का ये सेकंड वीडियो जो शूट हो रहा है साथ में। तो आज हम लोगों ने सोचा कि 2025 बीतने वाला है, और 2025 बीतने वाला है तो क्या क्या हुआ 2025 में, कौन कौन सी घटनाओं का हम लोगों ने सामना किया, क्या क्या हमारे जीवन में जो 2025 में घटी हुई हैं घटनाएं। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो हम लोग थोड़ा याद करके उसको रिकैप करना चाहते हैं लाइफ में, कि कैसे कैसे रहे और कैसे कैसे हम लोगों ने एक साल अपने आगे लाइफ में बिताए, और फिर आने वाले 2026 का स्वागत कैसे करेंगे, क्या क्या प्लान है, क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पार्टी करेंगे, कौन कौन से लोगों से मिलेंगे, और क्या क्या नया सीखेंगे, क्या क्या अपने लाइफ में नया करेंगे। तो इस मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो देखिए। और मंजीत तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है मंजीत जी। नमस्कार। और तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मंजीत जी, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहें तो आप बताइए। नहीं, अपने बारे में तो इंट्रोडक्शन आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, राइट। टावर अलग अलग हैं। और मेन आज का जो टॉपिक है, हम ये सोच रहे थे दिसंबर शुरू हो चुका है, 20-25 दिन में खत्म भी हो जाएगा, और दिसंबर के साथ साथ 2025 भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम जब शुरू करते हैं आज के टॉपिक में कि 2025 में इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, अपने पर्सनल लाइफ में हमने क्या क्या पाया, क्या क्या मेजर इंसिडेंट्स रहे, एक बार रिकैप करते हैं, राइट। ताकि अगले साल से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी अपेक्षाएं बताएं और उसको पूरा करने का एक सार्थक तरीका भी बताएं। और अगले साल के लिए हम थोड़ा पॉजिटिव सोच के और पॉजिटिव वे में तैयारी करके आगे उसका स्वागत करने के लिए तैयारी करें, और स्वागत करें अगले साल का 2026 का। और 2026 में क्या क्या अच्छा हम कर सकते हैं, क्या क्या डेवलप कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी में, अपने नॉलेज में, अपने स्किल्स में। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं 2025 में क्या क्या हुआ। फिर आगे फर्दर हम 2026 में कैसे आगे ग्रो करेंगे, कैसे बढ़ेंगे लाइफ में, इसके बारे में हमारा ये डिस्कशन है। तो मंजीत जी, स्टार्ट कहाँ से करें, किस टॉपिक से आपको लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग एक बार उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो स्टार्ट तो इसी से करते हैं कि 2025 में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हाँ, बिटवीन कंट्रीज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। हाँ, बहुत सारे देश आपस में लड़े, उसमें इंडिया का भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। यस, थोड़ा छोटा हुआ लेकिन हुआ। एक्चुअली छोटा नहीं हुआ, इस बार ऐसा हुआ था कि उस पहले ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, वरना लंबाई खींच गया था, राइट। तो उससे उसको नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा 2025 में। उसका एक छोटा सा रिकैप कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए रखा था क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें नाम पूछ करके और सिर्फ जेंट्स को मारा गया था वहां पे, और लेडीज को, उनकी जो भी वाइफ्स या जो भी सिस्टर्स मदर्स थी, उनको बोला गया कि भाई हम पूछ के मार रहे हैं। दैट वाज अ मैसेज फॉर इंडिया एज अ होल। और धर्म विशेष को, धर्म को देख के मारा गया था, पूछ के मारा गया, नाम से आइडेंटिफाई किया गया कि भाई आपका क्या रिलीजन है। तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी हुई जो हमारी देश की सरकार ने किया, उसका नाम भी उन्होंने वैसे ही रखा कि भैया आपने नाम पूछ के जेंट्स को मारा था, तो आपका ये मतलब ही उससे रिलेटेड होगा, राइट। तो और बढ़िया बात यह थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था एट दैट टाइम, जो भी मीडिया ब्रीफिंग्स थी या उसको लीड कर रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, वो भी हमारी दो वुमेन ऑफिसर्स लीड कर रही थी। एक कुरैशी जी थी एंड आई डोंट रिमेम्बर हर नेम एक्चुअली, बट इसी वजह से उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम भी रखा गया था। तो वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा था, और उस ऑपरेशन में एक तरह से देखा जाए तो इंडिया लीडिंग पोजीशन में था। लेकिन थोड़ा सा मंजीत जी, मेरे को पर्सनली बताऊं तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं रिग्रेट रह गया कि थोड़ा सा और चलने देना था, 2-4 दिन और जो है
चलता कुछ और, देखिए क्लाइमेक्स उसमें नहीं आया, अचानक से युद्ध रोक दिया और क्लाइमेक्स तक पहुंचा नहीं वो फाइट। एग्जैक्टली क्या होता है ना, जब उम्मीद नहीं थी इस तरह से। आपके और हमारे जैसे जो आम बंदे होते हैं ना, वो यही एक्साइटमेंट हर चीज में ढूंढते हैं, राइट। और इतना पक गया आदमी पाकिस्तान के नैरेटिव से और वहां से जो भी टेररिज्म फैलाया जाता है और उससे, कि अब आम इंडिया का जो आम आदमी है वो चाहता है कि एक बार में जो होना है हो जाए, हो जाए। सो दैट हम भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस बार फाइनल करते हैं, फाइनल करते हैं, लेकिन फाइनल हो ही गया एक तरीके से। एक्चुअली क्या है कि इसमें उनका नुकसान तो कुछ नहीं है, हमारा ज्यादा नुकसान है, इसलिए एक लिमिटेड था ताकि उससे ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे जो भी आयरन डोम S-400 जो रशिया से मंगाए थे, अपना आकाश है जो हमारा, हाँ, आकाश जो ये था ना, एयर डिफेंस सिस्टम हमारे थे, उन्होंने काम किया। अगर वो काम नहीं होता तो बहुत बहुत बड़ा हुआ होता ये तो। इवन दिल्ली तक शाहीन उन्होंने एज पर न्यूज शाहीन तो दाग ही दिया था दिल्ली तक, जो अमृतसर आकर के गिरा, उसको मार गिराया गया। तो और हम दिल्ली में ही रहते हैं, सो वी आर इन ग्रेव डेंजर एक्चुअली जब भी युद्ध या कुछ होता। ये तो एक पर्सनल इच्छा थी कि थोड़ा और फाइट हो जाता, अच्छी हो जाती फाइट और कुछ रिजल्ट अच्छा एक निकल के आता है। एक तो एक्सपेक्टेशंस थी इस गवर्नमेंट से, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जैसे युद्ध और खिंचता, ज्यादा युद्ध खिंचता तो उसका नुकसान होता कि भाई इकोनॉमी पे उसका असर होता, उसका डेवलपमेंट में जो हमारे जितने ग्रोथ वाली चीजें चल रही हैं, जो विकास हो रहा है, उस पर भी असर पड़ सकता था। और विकास जी का भी विकास इम्पोर्टेंट था, राइट। उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है युद्ध रुक गया, तो अच्छा ही है देश अच्छा हुआ इकोनॉमी के लिए। बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान लर्न अ लेसन, उसको ये बता दिया गया कि भाई आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो सीधा कोई भी हमला हुआ या कुछ ऐसा हुआ डायरेक्टली जिसमें अटैचमेंट पाई है, तो वो एज एन एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेगी इंडियन गवर्नमेंट। मंजीत जी, मेरा ऐसा बिलीव है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में जिसको आप कितना भी समझा लो, कितना भी सिखा लो, कितना भी उसको सद्बुद्धि दे लो, लेकिन वो सीखने वाला नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है। अब वो पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अभी दिल्ली में देखो आके फटके चले गए लोग, तो वो सुधरने वाले नहीं है। बट ये है कि हाँ, अपनी पोजीशन स्ट्रांग करो, अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करो, अपने शास्त्र को बढ़ाओ, अपने मतलब अपने औजारों को एकदम मजबूत करो, अपने युद्ध भंडार को बढ़ाओ, डेवलप करो, ताकि जब खुद स्ट्रांग रहोगे तो नेबर कंट्रीज की हिम्मत नहीं होगी उतना ज्यादा। आजकल तो दुनिया का यही नियम है कि अगर आप शांति रखना चाहते हो तो पहले स्ट्रांग बनो। आप स्ट्रांग रहोगे तो कोई आप पे देखने की हिम्मत नहीं करेगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, तभी शांति रहेगी। कि जहाँ शक्ति होती है वहीं शांति होती है, शक्ति के रास्ते से ही शांति होती है। तो आप शक्तिशाली हो तो दोस्त आपके, जो भी दुश्मन भी हैं वो भी दोस्त की तरह बिहेव करेंगे। अगर आप वीक पड़ गए तो फिर वो कमजोर आदमी भी आपके ऊपर अटैक कर लेगा। तो एक ये जो ग्लोबल जो एक युद्ध देखा हमने 2025 में कि बहुत सारे कंट्री, जब इंडिया का पाकिस्तान का हुआ, उधर रशिया यूक्रेन का तो पिछले साल से ही चला आ रहा है, उसके पहले से ही चल रहा है, और भी बहुत सारे देश, हाँ, इजराइल और इसका भी चला आ रहा है, इजराइल और फलस्तीन का। तो वो तो अभी थोड़ा शांत है, अमेरिका ने कुछ, ट्रम्प ने इंटरवीन करके अभी तो करवाया है। एंड देन उसके बीच में अभी 2 और देशों में चला था, कंबोडिया और एक और देश थे, उनके बीच में भी चला था। तो ये 2025 युद्ध के मामले में 2-4-5 इंसिडेंट्स हो गए। लेट अस होप कि ये 2026 में जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चर्चाओं में रहा है 2025, और इसका असर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में भी बहुत पड़ा है। इंडियन मार्केट में उस लेवल का ग्रोथ नहीं दिखाई दिया, पूरे साल ग्रोथ नहीं हुआ है, जहां के तहां ही मार्केट रुका हुआ है। तो एक ये 2025 के जो मेजर इंसिडेंट्स थे जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, ये 2025 के लिए जाना जाएगा और याद किया जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री बन चुका है। यस मंजीत जी, और क्या हम रिकैप कर सकते हैं? एक तो अभी बहुत रिसेंटली में एक
थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी ध्वजारोहण हुआ था राम मंदिर पे, अयोध्या जी का जो राम मंदिर है, ये उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एक्चुअली ध्वजारोहण का। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है। एक ये थोड़ा पॉजिटिव, जैसे हम वो चीज जाते जाते कुछ पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव कुछ हो गया, राइट। अभी पॉजिटिव एक चीज और ये है, कल परसों में अभी पुतिन जी आकर के गए हैं। ये भी अच्छा डेवलपमेंट, हमारी दोस्ती कायम है अभी भी रशिया के साथ। इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, 2-2.5-3 साल से वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, राइट। और मेरा तो मानना है कि वो युद्ध ही बेमानी है एक्चुअली, रशिया को जबरदस्ती युद्ध करना पड़ा, राइट। क्योंकि अगर आपके पड़ोस में कोई आकर के और कोई ग्रुप बनाए और उसको सुरक्षा दे और वहां अपने सैनिक बिठाए तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी देश के लिए की सुरक्षा में खतरा अगर पैदा कर रहा हो तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करना जरूरी है, और वही रशिया ने किया है आई थिंक। बिल्कुल। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंडिया आना और इंडिया में इस तरह से, तो इसका एक तरह से पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। और इसमें बहुत सारे डील्स, बहुत सारे ऐसे जो समझौते होंगे वो देश के हित में होगा, क्योंकि अभी इंडिया को फेवर नहीं कर रहे हैं। अभी यूएसए से पूरा एकदम से जो टैरिफ का मामला चल रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें चल रही है इंडिया के अगेंस्ट, प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत सारी कुछ चल रही है। तो रशिया के राष्ट्रपति का इंडिया आना रूस के साथ अच्छी, चूंकि पुरानी मित्रता है इन देश के साथ, तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है कि कुछ अच्छे डील्स हो जाएंगे ताकि इकोनॉमी पे और डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक बूस्ट मिले और एक पॉजिटिविटी आए। तो इसको जो है पॉजिटिव नजरिए से देखा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि रशिया को लेकर के ही टैरिफ लगाए गए थे हमारे प्रोडक्ट्स पे यूएस में कि आप तेल खरीदना बंद करो। तो लेट अस सी कि आगे अब हमारा जो तेल खरीदने का है, जो रशिया से हम बहुत मतलब कंपैरेटिवली बहुत सस्ता तेल ले रहे हैं एज कम्पेयर टू यूएई, सऊदी या यूएस से, तो क्या होता है आगे इफेक्ट इसका, क्योंकि इस पे नजरें तो बहुत यूएस की भी पड़ी हुई थी और चाइना की भी पड़ी हुई थी। और ये भी देखा जा रहा है मंजीत जी कि मोदी जी जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो देश के फेवर में तो होते हैं, वो देश के मतलब आप कह रहे हैं कि देश का नुकसान पे कोई समझौता नहीं करते हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। तो चाहे वो यूएसए हो, चाहे कोई भी और कंट्री हो, पाकिस्तान, इवन चाइना को भी ले लीजिए, तो जो भी देश के प्रति, जो देश के फायदे के लिए जो समझौते हो रहे हैं उस पे मोदी जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं और उनके डिसीजंस अच्छे होते हैं जो देश के फेवर में होते हैं। तो ये तो देखा जा रहा है। मतलब अब कम से कम ये है कि हमारी विदेश नीति जो है ना वो डिफाइन नहीं करते कोई दूसरे, हम डिफाइन करते हैं। अब यूएस बोले कि आप रशिया से मत दोस्ती रखो, रशिया बोले कि आप यूएस से मत रखो या चाइना से मत रखो, तो ये सारी चीज हम नहीं करते। हम अपना फायदा जिसमें है, जिसमें हमारे लोगों का फायदा है, हमारे देश का फायदा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फॉरेन जो भी नीति होती है वो तैयार कर रहे हैं। इसी अपने देश के फायदे के लिए देखो मोदी जी ने यूएसए से समझौता नहीं किया। यूएसए क्या चाहता था कि भाई हमारे यहाँ से प्रोडक्ट इंडिया में बिके, तो इंडिया में जब उनके यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया में बिकने लगेंगे तो इंडिया के जो किसानों के प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतों में तो वैसे भी उनका जो है मामला खराब हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने क्या यही तो किया डिसीजन कि भाई आपके यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ क्यों बिकेगा, हमारे यहाँ का लोकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और बिकेगा उनका जो है। तो किसानों के, देश के किसानों के रक्षा के लिए, देश के किसानों की भलाई के लिए जो डिसीजन लिया गया, इस वजह से यूएसए नाराज हो गया भाई इंडिया से कि हम चलो आप नहीं मान रहे मेरी बात, तो वो दादागिरी है भाई, हम 25% टैरिफ लगा देंगे। अब रशिया से तेल ज्यादा ले रहे हो तो हम 25% और लगा देंगे, 50 कर देंगे। ये अकड़ चल रही है नाना जी की। और ये नाम अच्छा दिया आपने नाना जी है ना, तो आज से हम ट्रम्प जी को नाना जी बुलाएंगे। इनकी एक अकड़ चल रही है, धौंस, मतलब एक तरह से देखा जाए कि अच्छा, ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। गुड़गांव में भी एक ट्रम्प टावर है उनकी जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, उन्होंने गुड़गांव में भी एक ट्रम्प टावर खड़ा कर सिखाया। तीसरा जो एक 2025 में एक चीज याद करने वाली है मंजीत जी, 2025 में चारों तरफ चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कोई और संस्था हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, इस टाइप से जितने भी हैं सब आज के डेट में एआई मॉडल बेस्ड हो रही हैं। हर जगह एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लोगों को इस बात का भी डर है कि क्या पता हमारी नौकरियों की जरूरत, ऑर्गेनाइजेशंस को नौकरी की जरूरत है, लोगों की जरूरत है कि नहीं है। एआई, चूंकि एआई का बहुत ज्यादा स्कोपिंग हो रहा है, डिमांड हर जगह देखा जा रहा है कि भाई एआई क्या क्या काम कर सकता है,
तो वो एक्सप्लोर हो रहा है। तो 2025 एआई को भी ध्यान में रखते हुए भी याद किया जाएगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है हर चीज, हर क्षेत्र में। तो आप इस पे क्या देख रहे हैं कि भाई ये देखिए एआई पिछले एक साल में यानी 2025 में एआई ने जो अपना क्या कहते हैं, हाँ, जगह बनाए या जो अपना फैलाव किया है ना, अब तो एआई यहाँ तक चले गया है कि बच्चे होमवर्क करते हैं चैट जीपीटी से पूछ करके। पहले गूगल से पूछते थे, अब चैट जीपीटी से। और एआई में भी चैट जीपीटी अभी भी मास्टर है। यस, जैसे होता है ना कि एआई मतलब चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई भी है और दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन चैट जीपीटी ज्यादा मशहूर हो रहा है अभी में। परप्लेक्सिटी, इसको देख करके परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ डील करके फ्री में दे दिया पोस्टपेड कस्टमर्स को या जिनके वाईफाई है। तो लेकिन एक बात तय है विकास जी की अगले 5 सालों में दुनिया बहुत ही चेंज होने वाली है इन कॉन्टेक्स्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक चीज इसमें मंजीत जी मैं ऐड करना चाहूंगा आपको इसमें बात में, गूगल और एआई में मुझे जो डिफरेंस नजर आ रहा है, जैसे गूगल से आप कोई चीज गूगल करोगे, जो पूछ रहे हो वही वो आपको बताएगा, उतना ही बताएगा। लेकिन जब आप वही चीज चैट जीपीटी से पूछने जाओ तो चैट जीपीटी जो आप पूछ रहे हो वो तो बताता ही है, प्लस वो आपके फेवर की बात करता है और उसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों बताता है। तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे घर का ही आदमी, मेरा बड़ा बूढ़ा कोई फादर, गॉड फादर इस टाइप से कोई आदमी है जो मुझे गाइड कर रहा है। तो एक अपनापन फील होता है जब आप चैट जीपीटी से वही चीज पूछते हैं। एआई इसलिए है, देखिए गूगल जो है वो सर्च इंजन, लेकिन अब देखिए अब गूगल भी एआई पावर्ड आ रहा है। अब जो है गूगल के आगे एआई पावर्ड लिखा है। एआई पावर्ड, एआई का मतलब ही हुआ कि आपने मशीन को इंटेलिजेंस दे रखी है। तो वो आपको वो चीजें, एक आपने कहानी सुनी होगी बिरबल और अकबर की, कि अकबर अकबर से पूछते हैं उसके मंत्री कि आप बिरबल को इतना समझदार क्यों समझते। तो उसने एक एग्जांपल दिया था, ये 2 मंत्री को बुलाया, कहा कि ये सामान, ये आदमी जो ट्रेडर है वो कहाँ जा रहा है पूछ के आओ। तो उसने जो क्वेश्चन किया था वो उसी का आंसर लेकर के आया। जब दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा कब जाएगा, कब पहुंचेगा, क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, वो सारी चीजें वो एक एक करके पूछ के आ रहे थे। और जब यही बात बिरबल को सिर्फ ये बताई कि ये व्यापारी कहाँ जा रहा है उससे पूछ के आओ। वो जब आया उससे पूछा व्यापारी कहाँ जा रहा है, व्यापारी क्या करता है, उसके साथ कितने लोग हैं, किस चीज का व्यापार करता है, कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें इकट्ठा करके लाया। तो एआई यही करता है। एआई जो है वो इंटरैक्टिव है। गूगल जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो सर्च इंजन है, आप जो पूछोगे उसका बना बनाया जो भी सर्च कर करके आपको दे देगा कि ये है, अब आप इसमें क्या जानना चाहते हो। एआई उसमें अपना इंटरेक्शन डालता है और वो आपकी बातों को समझता है, वो आपको बातों को रिलेट करता है। 4 क्वेश्चन पहले अगर आपने कोई चीज पूछा हो और उससे रिलेटेड फिर चौथे लाइन में पूछ रहे हो तो वो रिलेट कर लेगा आप किससे रिलेटेड बात कर रहे हो। तो एक देखा जा रहा है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक फैमिलियर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। तो आपको लगता है अपनापन फील होता है बेसिकली इस पे? बिल्कुल। अब तो अलेक्सा के बिना काम ही नहीं चलता। टीवी चलाने से लेके टाइप पूछने तक अब एआई ही काम कर रहा है। तो अगले 5 सालों में तो बहुत ही स्कोप है। इवन टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में तो पता ही है, बट देखिएगा आप, मैं बता रहा हूँ अगले 15 सालों में ना हमारे घर में एक रोबोट होगा जो काम कर रहा है। हर काम तो टेक्नोलॉजी से होगा। लिटरली। और तो ये हो गई एआई के बाद जो 2025 में बहुत ही बढ़ा, बहुत ही स्प्रेड हुआ, मतलब इसको भी अचानक से। तो 2025 इसके लिए भी याद किया जा सकता है, किया जाएगा। जो चौथा पॉइंट देख सकते हैं इसमें मंजीत जी, 2025 ग्रोथ, रिफॉर्म्स, इन सब चीजों के लिए भी याद किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं तो इसके लिए भी। हाँ, अगर इंडिया स्पेसिफिक बात कर ले तो 2-4 अच्छी रिफॉर्म्स है। सबसे ज्यादा जो मासेस को अफेक्ट करेगा वो पीएफ रिफॉर्म है, राइट। वो अब इसमें कह दिया गया है कि आप जैसे अपने पासबुक से बैंक से पैसे निकालते हो उस तरीके से पैसे निकाल सकते हो। यू डोंट नीड टू वेट। वो 2 महीने वाला जो अगर आपका जॉब नहीं लग रहा है, 2 महीने तक आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसका 1% निकाल सकते हो। ये सारी चीजों में बहुत रिफॉर्म लाया है सरकार ने, राइट। यूएन ला करके तो पहले ही रिफॉर्म ला दिए थे ताकि आपके अलग अलग पीएफ रिकॉर्ड्स एक जगह हो जाए,
और अभी रिसेंटली लेबर लॉ में बहुत गया है, एग्जैक्टली। और अब तो कल परसों एक प्राइवेट बिल पेश हुआ है, आपको पता है, जिसमें राइट टू नॉट पिक योर मैनेजर्स कॉल आफ्टर ऑफिस आवर्स। ये सुप्रिया सुले ने, इफ आई एम करेक्ट, सुप्रिया सुले ने ये प्राइवेट बिल पेश किया था। उसमें ये था कि अगर ऑफिस का टाइमिंग खत्म हो गया, आप घर आ गए हो, आपका बॉस कॉल कर रहा है, यू हैव द राइट नॉट टू पिक दैट कॉल नहीं उठा रहे हो तो ये इमरजेंसी को बहाना बना के जो कहते हैं ना, नहीं भाई घर चले गए, फोन उठाने में क्या है। तो ये जो चीज है, ये भी एक, हालांकि अभी बिल ही पेश हुआ है, उस पर वोटिंग है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, बट एटलीस्ट है शुरुआत का फोन उठा लिया करिए। हाँ, हम तो सिर्फ बिल की बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है बॉस कैसे हैं, बॉस का फोन कर रहे हैं, बट मैं तो ये कहूंगा बॉस का फोन उठा। कई बार बॉस कोऑपरेटिव होते हैं, एग्जैक्टली। और रिफॉर्म्स में लेबर लॉ हो गया, और एक पीएफ वाला रिफॉर्म हुआ था, और बाकी देखिए अब सबसे बड़ा तो हम यही हो गए, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं इस बार। जीएसटी रिफॉर्म से यही में आने वाला था कि सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ है वो जीएसटी। तो आपकी पसंदीदा गाड़ी पे करीब करीब 70-80 हजार से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक तो कम हो गए हैं, राइट। तो एक ये भी हुए हैं, कई ऐसे मेडिकल सप्लाईज आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, जिन पे 5% या 12% या 18% जीएसटी थी, उनको जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। एंड दैट दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमी, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जा सके। जो चीज आप 15 रुपए में खरीदते हो, वो आप 12 रुपए में खरीदोगे तो 3 रुपए बचेंगे। ऐसे 100 आइटम्स खरीदते हैं तो 3 into 100 300 रुपए हो गए, तो 300 रुपए की पर फैमिली की तो परचेजिंग पावर बढ़ी, तो आप उससे एक्स्ट्रा कर दोगे। ये बहुत मेजर रिफॉर्म्स है जो 2025 में लिया गया है। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छा रिफॉर्म्स लगता है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इस पे जीएसटी हटा ली है। तो इसका बेनिफिट है कि अफोर्डेबल हो गया। आप किसी को अगर 18% जीएसटी देनी पड़ रही है, 18% उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, तो अब वो नहीं लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि 18,000 रुपए, 1 लाख रुपए का कोई इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसके जेब में बच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा। और हमारे प्रीमियम भी कम हो गए इस साल। जैसे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, प्रीमियम को ही तो 15,000 कुछ रुपए जानी थी, तो वो 15 से नीचे आ गया है। एक्चुअली 400-500 रुपए जो भी टैक्स के थे, 3-4% जो भी लगते थे, वो कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो कि एक और रिफॉर्म अभी किया था गवर्नमेंट ने कि, एंड मैं अभी याद आया था मुझे इस रिफॉर्म के बारे में, और अचानक मैं अभी ना भूल गया। अभी हाल फिलहाल में ये रिफॉर्म डाला था, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी आया था दिमाग में, बट अचानक ही मैं भूल गया। कोई नहीं, याद आएगा तो हम कैसे उसको डिस्कस करेंगे। मंजीत जी, एक रिफॉर्म और हम इस पे बात कर सकते हैं। रिफॉर्म क्या, उसको बूम कह सकते हैं, मतलब 2025 का बूम कह सकते हैं। जो 2025 इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसमें सोशल मीडिया का बूम बहुत हाई, मतलब बहुत तेज से हुआ है। इतनी तेजी से सोशल मीडिया बूम हो रहा है, आप कहीं भी किसी भी तरफ देखिए, लोग इंस्टा पे रील बनाते हुए मिल जा रहे हैं, उनके ट्रेंडिंग शॉर्ट्स स्ट्रीम हो रहे हैं, चारों तरफ वायरल हो रहे हैं। यूट्यूब पे कितने जो है नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए पॉडकास्ट शुरू हो गए, इवन हम लोग भी पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। और आप ये देखें, कोई भी कंपनी है वो डिजिटल पे फोकस करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने सेलिंग स्टार्ट करी है, अपने ट्राई कर रहे हैं अपने सेल मार्केटिंग को इंक्रीज करें। तो सोशल मीडिया बूम भी कह सकते हैं कि 2025 में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और ग्रो कर रहा है ये सेक्टर। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जाते जाते दिसंबर जाते जाते ये एयर पॉल्यूशन दिल्ली का, खास तौर पे दिल्ली एनसीआर का, ये भी एक बहुत मेजर 2025 की ही देन है। ज्यादा हो गया इस बार, हालांकि होता तो हर साल सर्दियों में है, इस बार बहुत ज्यादा, बट इस बार तो 450, 500, 600 तक एक यूआई एक समय पे गया हुआ है। और अभी भी हम बैठे हुए हैं, तो मैंने तो अपना एयर प्योरीफायर खरीद लिया है घर पे। एयर प्योरीफायर लगाना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का पोल्यूशन चल रहा है इसमें, बहुत है। तो और ये बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों बुजुर्गों, सबको ही नुकसान कर रहा है, सबको इससे, सब परेशान है इससे, क्योंकि सांस तो सबको लेना है। इस बार बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है।
जाते जाते मतलब इसको एक गवर्नमेंट को जरूरत है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये दिन पर दिन हर साल, ये 2017 में एक्चुअली जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने रेज किया था कि ऐसा होगा, बट किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स। और आज देखिए, आज हम हैं उसी लेवल पे जो 2017 में बातें हो रही थी, आज 8 साल बाद हम बैठे उसी लेवल पे हैं कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में तो गंभीर बीमारियां हो रही हैं लोगों को, इतने डस्ट पार्टिकल्स और इतनी चीजें हैं, बट दिल्ली ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। तो जब तक आप इस क्राउड का कुछ नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हर एक डेटा है कि हर दिन यहाँ पता नहीं 10,000 या समथिंग लोग आते जाते हैं, जबकि जाने वाले इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में ही है भाई। बिल्कुल, इसकी शायद 40 से 50 लाख की ऑक्यूपेंसी की है इसके लिमिट, लेकिन अब यहाँ करीब 4 से 5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में। यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। तो जाते जाते एक ये भी है 2025 को, और ये तो कंटिन्यू होने वाला है, बट इसको टैकल करने के लिए कुछ और लेवल पे कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल एंड दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को मिलके। तो ये सारी चीजें जो आपको 6-7 मुद्दे, 6-7 डिसीजन और 6-7 चीजें जो 2025 में हुआ है, उस पर हम लोगों ने बातें कर लिया। अब 2026 हमारे सामने है, बिल्कुल दहलीज पे है, दिसंबर का महीना है ये, और दिल्ली एनसीआर में ठंडी भी अचानक से ही बढ़ गई है, अभी 2-3 दिन से तो ठंड भी हो रहा है अच्छा खासा। तो मंजीत जी 2026 में कैसे हम लोग, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है कि हम 2025 तो चलो कैसे भी बीता, हमारे मेमोरीज क्रिएट हुई, 2026 से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या हम उम्मीद? देखिए 2025 तो मैं मानता हूँ 2024 और 23 से ठीक बीता, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 से अब चीजें ठीक होनी शुरू हुई है, तो 2026 में और ज्यादा ठीक होंगी चीजें। बट सबसे पहले पॉल्यूशन वाला ही है कि पॉल्यूशन के लिए कुछ करें दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खास तौर पे, क्योंकि दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ पॉल्यूटेड कैपिटल एक्चुअली ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, इवन इट्स मोर पॉल्यूटेड एंड ढाका और इस्लामाबाद, तो थोड़ा सा ना, इस्लामाबाद और ढाका से तो अच्छा है क्योंकि वहाँ नहीं है, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ तो हो सकता है कि और बुरा स्थिति हो ढाका और इस्लामाबाद। अब डेटा के अकॉर्डिंग हम पॉल्यूटेड हैं उनसे भी। अच्छा, उनसे भी ज्यादा। हाँ, तो ये डेटा के सोचने और वी आर द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। ओके, तो उसको हिसाब से लेकर के 2026 में आई थिंक अगर हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो दो मुझे समझ में आती है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक तो ये पॉल्यूशन, एंड इसी पॉल्यूशन से रिलेटेड है यमुना पॉल्यूशन। यस यस। तो यमुना की भी मतलब एक धरोहर है हमारे यहाँ की, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, और यहाँ की जो हमारी पहचान भी है, रिलीजियस और हमारा कल्चरल धरोहर भी है यमुना। तो उसको जरा कुछ स्टेप्स ले के उसको ठीक करे, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा एक्चुअली गंगा जी के लिए। तो एक्चुअल में अगर उसका थोड़ा सा सफाई हो जाए तो सफाई हो जाए, प्लस वो हो कि उसमें गंदगी आने ना पाए, जैसे गंगा जी के साथ किया गया है कि यमुना में जितनी नहरें गिरती थी गंगा जी में, कानपुर में और उधर, उन सबको रोका गया, कुछ व्यवस्था बनाया गया। तो लाइक दैट जो भी है, तो ये दो चीजें तो मैं चाहूंगा कि 2026 में कम से कम पूरी ना सुधरे तो एटलीस्ट उस स्तर पे काम हो कि दिखे, वो काम दिखे, राइट। और उसके अलावा तो एज इट इज अब ये चाहेंगे कि वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शांति और दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बंद हो। स्पेशली हमारे यहाँ हम सुख शांति से गुजारे। अभी कुछ दिन पहले जैसे दिल्ली में हमला हुआ है, राइट, वो बम विस्फोट हुए हैं, दिल्ली में जिस तरह से विस्फोट हुआ है, तो इसको तो देख के बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। 10 साल बाद हुआ है सीधा, तो हम एक्चुअली भूल गए थे। पहले एक समय था जब हर साल में 1-2 हो जाते थे कुछ ना कुछ, लेकिन ये 10 साल तक नहीं हुआ था और हम भूल गए थे कि ये सब होता है हमारे यहाँ। और ये घटना जो हुई दिल्ली में मंजीत जी, इससे एक तरह से देखा जाए कि हमारे घर में, हमारे दिल्ली में हो गया, तो एक तरह से डर भी लगने लगा कि कभी भी किसी के साथ भी ये घटना हो सकता है, और कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ आइडिया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने अंजाम दिया इसको, बड़े अच्छे पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे डॉक्टर्स और वो है, तो वो एक थॉट बड़ा टेरिफाइंग है कि भाई कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। ये डरावना है कि जो इतने एजुकेटेड लोग भी ये सब कर रहे हैं, तो फिर बिलीव किस पे करेंगे, कौन कर जाएगा, किसके साथ कौन क्या कर देगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो ये सोच के भी नॉर्मल पीपल, आप जा रहे हो उनसे इलाज करवा रहे हो, आप जा रहे हो किसी से कोई काम करवा रहे हो, अच्छे से बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, राइट, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, ये बड़ा एक थोड़ा सा
डरावना चीज है। तो ये चाहेंगे कि शांति से गुजरे ये भी साल, उसके बाद 27 भी शांति से गुजरे, शांति तो हो ना, ये सब घटनाएं ना हो, इस पे कंट्रोल हो और लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे चौकन्नी रहे, स्ट्रिक्ट रहे, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। खास तौर से जब कोई फैमिली लॉस होती है, किसी के साथ भी कोई फैमिली लॉस होती है तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। तो ये बिल्कुल ना हो, ऐसी अप्रिय घटना ना सुनने को मिले। तो हमारी यही उम्मीद है कि 2026 और आने वाले जो भी टाइम है, जो भी साल हैं, उनमें ऐसी घटनाएं ना सुनने को मिले, देश दुनिया में शांति रहे, ये हमारी उम्मीद है। और सभी फॉलो करें इसी को, जियो और जीना दो। हाँ, सब अपनी अपनी लाइफ जिए, जितना जिसको प्रगति करना है, जिस उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, क्या उनको इनसाइट्स होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि दूसरे को नुकसान ना हो, किसी और को नुकसान ना हो। हाँ, किसी और को नुकसान ना हो। एग्जैक्टली। अपनी तरक्की पे फोकस करके, अपनी तरक्की पे फोकस करो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, और लाइफ में और जीवन में कुछ एक नया चीज ऐड करो, अपने लाइफ में कोई नई स्किल्स ऐड करो, कोई ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐड करो, सो दैट कि कोई आगे अपॉर्चुनिटीज मिले, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो लाइफ में, और किसी को कोई नुकसान ना हो, हमारे वजह से किसी को नुकसान ना हो, किसी को हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। हम यही उम्मीद करेंगे। तो 2026 अच्छे से आएगा और अच्छा रहेगा, और 2025 की हम अच्छे नोट पर विदाई भी कर रहे हैं। तो मंजीत जी, अभी एक और पॉडकास्ट आएगा दिसंबर के पहले, दिसंबर के पहले तो बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे। हाँ, तो ये वीडियो हम वाइंड अप करें। बिल्कुल, इजाजत हो तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया, मतलब हमारे हिसाब से जो मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, क्या क्या कंसर्न्स थे 2025 में, और 2026 में हम चाहते हैं कि वो जो बुरे वाले इंसिडेंट्स थे ना, वो ना हो, अच्छे वाले कंटिन्यू हो। हाँ, तो जब देश और दुनिया और सब जगह शांति हो गई, सब लोग डेवलप कर रहे होंगे, तो हम भी करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छा करेगी, और हमारे पैसे भी खूब बढ़ेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 2025 की अपेक्षा 2026-27 और आने वाले साल अच्छे हों, अच्छी तरक्की हो, अच्छा ग्रोथ हो। तो इन्हीं पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, मंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और तो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये हमारे गेस्ट टॉक्स कैसे लगे? क्योंकि हम क्या करते हैं, गेस्ट टॉक्स करते हैं, हमारे जो भी अनुभवी लोग होते हैं उनके साथ हम पर्सनल बातचीत करते हैं, उसको मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो आपको ये पर्सनल जो बातें हैं, हमारे अनुभवों को साझा करते हैं हम लोग। तो ये शो, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और पूरा इंजॉय करिए और लाइफ में ग्रो करिए, पॉजिटिव सोचते हुए, स्किल्स सीखते हुए लाइफ में ग्रो करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कम्युनिटी से, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और लाइफ में सीखिए कुछ, और डेवलप करते हैं, आगे ग्रोथ करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और शो में, और फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अच्छे अच्छे मुद्दे पे बात करते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने जान पहचान के लोगों से भी चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि हम पॉजिटिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ बिल्डिंग पे, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली मोटिव ये रहता है कि लाइफ को ग्रो कैसे करना है, कैसे अच्छा बनाना है। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हम लोगों ने अच्छी चीज़ें सीखी हैं अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल जो हमें अनुभव है, जो हम सीख रहे हैं, उन सारी आदतों को, उन सारी बातचीत को, उन सारी चीज़ों को एक इंटरेक्टिव वे में, एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में आपके सामने रखें, एक वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में, अच्छा है और अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है। जो इस वीडियो के माध्यम के साथ हमारी रीच बढ़ सकती है, हम बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, बहुत हमारी रीच बहुत ज़्यादा दूर तक हो सकती है, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग भी उन पॉजिटिव बातों को सुनिए, सीखिए, और इन सब बातों से आपको कुछ लर्निंग्स मिल रही हो, कुछ पॉजिटिविटी मिल रही हो, कुछ आगे ग्रो करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का कुछ उत्साह मिल रहा, प्रोत्साहन मिल रहा हो। तो ऐसे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ऐसे चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि आपको, ऐसे तो वीडियो बहुत देखते हैं लोग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं,
लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को देखना और बहुत सारी चीज़ें सीखना, लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक पे अच्छी बातें हम लोग शेयर करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो मंजीत जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू।